हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। उम्मीद करता हूँ सब बच्चे अच्छे होंगे। कोरोना से धीरे धीरे हमारा देश रिकवर कर रहा है। तो चलो मुद्दे पे आते हैं। बेटे, मैं एक नया चैनल बना रहा हूँ। मेनली ये चैनल मैं उन बच्चों के लिए बना रहा हूँ जो रिमोट एरियाज में रहते हैं या जो सिटीज़ में भी रहते हैं और जिनको साइंस समझ नहीं आती है। हम जीरो से लेके साइंस चलेंगे और जो बच्चा पढ़ना चाहता है उसको बहुत अच्छी तरह से समझ आएगा। तो 10th की साइंस से हम शुरू कर रहे हैं, इसके बाद फिर 11th के भी डालेंगे। बिल्कुल शुरू से डालते जाएंगे। और मेन चीज़ है बेटे, हम बहुत लंबा वीडियो नहीं बनाएंगे क्योंकि हमें पता है इतना टाइम किसी के पास नहीं होता। इसीलिए मैंने पहले ही बोर्ड पे टॉपिक लिख दिए हैं ताकि लिखने में टाइम खराब ना हो। जो बच्चा सीरियस है, पढ़ना चाहता है, उसको 1% भी प्रॉब्लम नहीं होगी। प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दे के बताएंगे। जो पढ़ना ही नहीं चाहता उसका हम कुछ कर नहीं सकते। तो उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल जीरो से लेके साइंस पढ़ना पसंद करेंगे। और बेटे, साइंस बिल्कुल आसान है, बस एक्सप्लेन करने का तरीका आना चाहिए और कुछ बेसिक रूल्स आपको मैथ के आने चाहिए जो न्यूमेरिकल में यूज होंगे। तो आज मैं चैप्टर लेने जा रहा हूँ, वो है 10th क्लास का लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। बच्चों को फिजिक्स में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, कुछ ज़्यादा ही होती है, तो इसीलिए मैं लाइट से शुरू कर रहा हूँ। धीरे धीरे सारे टॉपिक क्लियर करेंगे। चलो शुरू करते हैं बेटे। सबसे पहले आता है व्हाट इज लाइट। लाइट क्या है? देखो बेटे, लाइट को भी एनर्जी माना गया है। लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच मेक्स अस एबल टू सी द ऑब्जेक्ट। डेफिनेशन इजीली, बिल्कुल इजी लैंग्वेज में, इट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच मेक्स अस एबल टू सी द ऑब्जेक्ट, जो हमें देखने के लायक बनाती है। अब एनर्जी नाम आते ही बच्चों के मन में ये आता है कि ये कोई इलेक्ट्रिकल एनर्जी है या कुछ एनर्जी है, मस्कुलर एनर्जी है, जो ताकत है, ताकतवर का एहसास होता है। ऐसा कुछ नहीं है। लाइट को एनर्जी इसलिए माना गया है कि इसके बगैर हम देख नहीं सकते। एग्जाम्पल के तौर पे अभी मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ, लाइट भी है, रात का टाइम है मान लिया। अब अगर यहाँ लाइट चली जाए तो क्या मुझे कुछ दिखेगा? बिल्कुल डार्कनेस हो जाएगा, बिल्कुल नहीं दिखेगा। क्या मेरी आइज यहाँ से चली गई? नहीं, आइज भी यहाँ है, ऑब्जेक्ट भी रखा है, फिर क्यों नहीं दिख रहा? क्योंकि लाइट ही वो एनर्जी है जो हमें दिखाने के लायक बनाती है। इसीलिए इसको क्या बोला गया है? लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच मेक्स अस एबल टू सी द ऑब्जेक्ट। ये इजी लैंग्वेज। थोड़ा सा अगर भारी लैंग्वेज यूज करें, हैवी, इसमें 2 वर्ड और जुड़ जाएंगे, तो सेम है, लैंग्वेज थोड़ी चेंज हो जाती है और कुछ नहीं होता। इट इज ए फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की फॉर्म है दैट कॉजेस सेंसेशन ऑफ साइट। That causes sensation of sight, जो सेंसेशन ऑफ साइट को प्रोड्यूस करती है। साइट मतलब नजरें, सेंसेशन उसमें देखने की पावर प्रोड्यूस करती है। अब बात आती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस क्या होती है। देखो, ये वेव्स हैं जिनको चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। जैसे आपको चलने के लिए सरफेस की जरूरत होती है, सॉलिड सरफेस के बगैर आप चल नहीं सकते। आप अगर वाटर पे चलना चाहो तो क्या चल पाओगे? नहीं चल पाओगे। तैर सकते हो, स्विम कर सकते हो, लेकिन चलना चाहो नहीं चल पाओगे। हवा में चलना चाहो तो चलोगे? नहीं चलो। आपको चलने के लिए एक सॉलिड सरफेस की जरूरत होती है। उसी तरह से लाइट को चलने के लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती। हवा है, चलेगी। वैक्यूम है, हवा भी नहीं है, बिल्कुल वैक्यूम का मतलब हवा भी ना होना, तो वहाँ भी चलेगी। तो जो ऐसी वेव्स होती है, रेडिएशंस होते हैं, उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस बोला जाता है। इसी से एक क्वेश्चन अराइज ये भी होता है, व्हाट इज द नेचर ऑफ लाइट? तो हम कहेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस क्या होती है? दोज रेडिएशंस व्हिच डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम फॉर देयर ट्रैवलिंग और प्रोपगेशन। लाइट के चलने को प्रोपगेशन बोलते हैं। तो मैंने लिखा है नेचर ऑफ लाइट। दीज वेव्स आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स which do not require any mediums for their propagation। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की डेफिनेशन इसी में आ गई। तो उम्मीद करता हूँ इतना तो बिल्कुल क्लियर होगा सबको। व्हाट इज लाइट? लाइट क्या है? फॉर्म ऑफ एनर्जी विच कॉजेस सेंसेशन ऑफ साइट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस है, चलने के लिए किसी की माध्यम की जरूरत नहीं होती। अब आता है व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट। लाइट की क्या स्पीड है? देखो बेटे, लाइट की स्पीड जो है वो है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। जब भी हम न्यूमेरिकल यूज करें, निकालेंगे, तो हम ये
यूज करेंगे ये वैल्यू 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड। लेकिन मैं जब भी ये वैल्यू देता हूँ तो बच्चों को ठीक है याद कर लेते हैं, न्यूमेरिकल भी सॉल्व कर लेंगे, लेकिन इसका मतलब समझ नहीं आता प्रैक्टिकल में क्या है। एक्चुअल में हमारे यहाँ पे अगर मैं किसी को कहूँ कि बेटे 5000 मीटर चलना है तो वो थोड़ा कंफ्यूज हो जाएगा। हमारे यहाँ पे प्रैक्टिकल यूनिट यूज होती है किलोमीटर, ऐसा यूनिट मीटर होती है लेकिन प्रैक्टिकल यूनिट है जो किलोमीटर। अगर मैं किसी को कहूँ 5 किलोमीटर जाना है तो समझ जाएगा, 5000 मीटर में कंफ्यूज हो जाएगा। इसीलिए अगर मैं इसको प्रैक्टिकल यूनिट में कन्वर्ट करूँ तो ये बनता है 3 लाख किलोमीटर/सेकंड। अब 3 लाख किलोमीटर/सेकंड का मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द 3 लाख किलोमीटर/सेकंड? 3 लाख किलोमीटर/सेकंड का मतलब है बेटे 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर ट्रेवल करना। 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर ट्रेवल करना। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं कहूँ कि इंडिया और यूएसए में नियर अबाउट जो डिस्टेंस है 15,000 किलोमीटर, नियर अबाउट बोला मैंने, लगभग 13,500-14,000 की है। अब 15,000 किलोमीटर का मतलब क्या है? 15,000 किलोमीटर का मतलब है कि इंडिया से यूएसए एक बार जाएंगे फिर वापस आएंगे तो 30,000 हो गया। इस तरह के 10 चक्कर काटेंगे तो ये 3 लाख बनता है। एक सेकंड हो गया। इतनी देर में इंडिया से यूएसए गए और वापस आए, 1 टर्न। इस तरह के 10 टर्न करने हैं। तो मुझे तो नहीं लगता कि कोई चीज स्पीड से चल सकती है। क्या मैं आपसे पूछता हूं, क्या कोई व्हीकल बन सकता है इस स्पीड से जो लाइट की स्पीड से चले? या बना है? अभी तक तो नहीं बना। साउंड की स्पीड से तो हमारे पास फाइटर हैं, लेकिन लाइट की स्पीड से अभी तक नहीं। बहुत ज्यादा स्पीड हो जाती है 3 लाख किलोमीटर। नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज हियर इज दैट अगर कोई मान लिया कि अगर कोई व्हीकल बन भी गया, इज इट पॉसिबल ह्यूमन बीइंग कैन सिट इन दैट व्हीकल? क्या ऐसा पॉसिबल है? अगर बन भी गया तो क्या ह्यूमन बीइंग उसमें बैठ सकता है? नहीं बैठ सकता। क्यों नहीं बैठ सकता भाई? क्या कारण है? कुछ तो बात होगी, क्यों नहीं बैठ सकता? देखो बेटे, हमारी जो बॉडी है बहुत कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है। इसके अंदर वेन्स हैं जिसमें ब्लड फ्लो करता है और उस ब्लड के अंदर एक बीपी होता है, ब्लड प्रेशर, वो एक रेंज में होता है। 80 नीचे वाला, ऊपर वाला 120। अगर इससे ऊपर चला जाए तो प्रॉब्लम, 80 से नीचे आ जाए तो प्रॉब्लम। तो अगर हम स्पीड में बैठेंगे तो बेटे बहुत ज़्यादा बीपी हो जाएगा, हमारी वेन्स फट जाएंगी, ब्रेन हेमरेज के होने के चांसेस हैं, हार्ट अटैक हो सकता है, हार्ट फेल हो जाएगा। कुल मिला के राम नाम सत्य हो सकता है। इसीलिए अगर कोई चीज़ स्पीड की बन भी गई तो इट इज़ नॉट पॉसिबल वी कैन सिट इन दैट व्हीकल। उम्मीद करता हूँ इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अब बात आती है तो आज के बाद आपसे जब भी कोई पूछे व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट तो आप कहोगे समझाने के लिए 3 लाख किलोमीटर/सेकंड, 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर। न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए ऐसा यूनिट में 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड। इसके बाद आता है बेटे रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज। रियल इमेज और वर्चुअल इमेज क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में आ जाता है। व्हाट इज रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज? देखो बेटे, रियल इमेज का मतलब है द इमेज विच कैन बी टेकन ऑन द स्क्रीन। मतलब क्या है? सिनेमा हॉल में गए हो, उम्मीद करता हूँ आज के टाइम में सब गए होंगे, नहीं तो जो प्रोजेक्टर है उसमें भी देख लो। जब हम सिनेमा हॉल में बैठते हैं तो सामने पर्दा होता है और हम चेयर पे बैठे, तो उसके पीछे कोई मशीन नहीं है बेटे कि टीवी की तरह चल रहा है, नहीं। हमारे बैक में एक प्रोजेक्टर होता है जो सिनेमा की स्क्रीन पे प्रोजेक्ट करेगा मूवी को और वो चलेगी। तो कोई भी इमेज जिसको हम स्क्रीन पे ले सकते हैं उसको हमेशा रियल इमेज बोला जाता है, विच कैन बी टेकन ऑन द स्क्रीन। दूसरी बात करें वर्चुअल इमेज, बिल्कुल इसका अपोजिट, विच कैन नॉट बी टेकन ऑन द स्क्रीन। जो स्क्रीन पे नहीं ले सकते उसको हम क्या बोलते हैं? वर्चुअल इमेज। रियल इमेज हमेशा उल्टी बनती है, इन्वर्टेड बनती है। अब वो इमेजेस बनाएंगे तो उसमें हम इसको क्लियर करवाएंगे।
और वर्चुअल इमेज जो है वो हमेशा सीधी खड़ी बनेगी, इरेक्टेड बनेगी। उसके बाद अगर बात करें हम रियल इमेज की, इसका एग्जांपल सिनेमा हो, और प्लेन मिरर की जो इमेज बनती है वो आपकी कैसी बनेगी, प्लेन मिरर की हमेशा वर्चुअल होती है। ठीक है, जब भी आप प्लेन मिरर के सामने खड़े होंगे तो ऐसा लगेगा प्लेन मिरर के थोड़ी अंदर हमारी इमेज है, जैसे पीछे से इमेज आ रही है, लेकिन एक्चुअल में होता नहीं ऐसा, इसलिए वर्चुअल होती है, लगता है, अपीयर्स होती है। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। इसके बाद बात करते हैं हम, चैप्टर का नाम है रिफ्लेक्शन। ये रिफ्लेक्शन होता क्या है, देखो बेटे, पूरा चैप्टर जो है, पूरा का पूरा चैप्टर डायग्राम्स और न्यूमेरिकल का है और अंडरस्टैंडिंग का है। क्रैम नहीं करना। जब भी मैं पढ़ाता हूँ तो बच्चों को एक ही बात कहता हूँ कि क्रैम नहीं करना, नहीं करना और नहीं करना, सिर्फ समझना है, अंडरस्टैंडिंग करनी है। अगर अंडरस्टैंडिंग होगी तो याद भी जल्दी हो जाएगा और आप इजीली लॉन्ग टर्म के लिए याद कर सकते हो और किसी तरह से घुमा के क्वेश्चन देके आप कर लो। रिफ्लेक्शन क्या है, फॉर एग्जाम्पल ये कोई रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये लाइट आई और ये रिफ्लेक्ट होके चली गई। एक्चुअल में ये जो लाइट आई इसको हम बोलते हैं इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे। और एक यहाँ नॉर्मल, इमेजिनरी होता है, होता नहीं है लेकिन मान लिया जाता है, जो इसके परपेंडिकुलर हो सरफेस के। नॉर्मल के साथ कभी भी रे नहीं लगाते। और बेटे इस नॉर्मल के साथ जितना एंगल इसने बनाया उतना ही एंगल बना के ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी। आई एम रिपीटिंग माई वर्ड्स अगेन, इंसिडेंट रे ने नॉर्मल के साथ जितना एंगल बनाया, फॉर एग्जाम्पल इसने 45 डिग्री का बनाया तो इधर भी 45 का बना के रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो जो नॉर्मल के साथ इंसिडेंट रे एंगल बनाती है उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट, और एंगल आई से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको बोला जाता है एंगल ऑफ इंसिडेंट। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ एंगल ऑफ इंसिडेंट। और जो नॉर्मल के साथ रिफ्लेक्ट होके गई उसको बोलेंगे हम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल आर। और इस रे को बोला जाता है रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे। और इस एंगल को बोलेंगे क्या, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब देखो बेटे, आई टकराई और वापिस आ गई, ये एयर था, ये भी एयर में आ गई, उसी मीडियम में। अगर लाइट रिफ्लेक्ट होके उसी मीडियम में आ जाती है तो उसको बोला जाता है रिफ्लेक्शन, बाउंसिंग बैक ऑफ द लाइट इन द सेम मीडियम। और हम कह सकते हैं बेंडिंग ऑफ, इट इज द प्रोसेस ऑफ बेंडिंग ऑफ द लाइट आफ्टर स्ट्राइकिंग ए सरफेस इन द सेम मीडियम। इन द सेम मीडियम पे जोर देना है, उसी मीडियम में। अगर मैं कहूँ कि ये वाटर है, मान लिया ये नीचे वाटर है और इसमें एक लाइट आई, क्या रिफ्लेक्ट होके जाएगी? नहीं बेटे, ये क्या होगा, इसके अंदर चली जाएगी। यहाँ एयर था, रेयर मीडियम, ये डेंसर मीडियम। रेयर मतलब हल्का, हवा से पानी में जाएगी, हल्के मीडियम से भारी में, इसके अंदर चली गई। एक मीडियम से दूसरे मीडियम में अगर जा रही है तो उस प्रोसेस को बोलेंगे हम, उस बेंडिंग को बोलेंगे हम रिफ्रैक्शन। आगे करेंगे, लेकिन अभी मैंने अंतर बताने के लिए आपको बता दिया। तो अभी हम सिर्फ बात करेंगे किसकी, रिफ्लेक्शन की। तो डेफिनेशन मैंने इधर लिख दी है, कोई बच्चा इसका स्क्रीनशॉट लेके अपना उतार ले, कॉपी में नोट्स बना ले। बिल्कुल मैंने इतना भी याद कर लोगे लिए तो आगे आगे आपके लिए पूरे नोट्स बनते चले जाएंगे। रिफ्लेक्शन, द प्रोसेस ऑफ बेंडिंग, बेंडिंग मतलब मुड़ना, ये टकरा के मुड़ गई। द लाइट इन द सेम मीडियम, एयर से एयर में आ गई, आफ्टर स्ट्राइकिंग ए सरफेस, इस सरफेस पे टकरा के। तो बहुत इजी है, वर्ड आगे पीछे हो सकते हैं, मीनिंग सेम होना चाहिए। द प्रोसेस ऑफ बाउंसिंग बैक बोल सकते हैं, द प्रोसेस ऑफ बेंडिंग द लाइट इन द सेम मीडियम आफ्टर स्ट्राइकिंग ए सरफेस। ठीक है, अब आता है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन।
दो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है वेरी इंपॉर्टेंट, बार बार यूज होंगे। तो एक तो मैं अभी बता ही चुका हूँ, मैंने क्या कहा था, जितने एंगल पे जाएगी उतने एंगल पे रिफ्लेक्ट। अगर ये एंगल 45 था तो ये भी 45 होगा। तो पहला लॉ यही से बनता है। इस एंगल को हम एंगल आई बोलते हैं, इस एंगल को हम एंगल आर बोलते हैं, और मैंने कहा दोनों सेम होंगे। तो पहला नियम क्या कहता है, द एंगल ऑफ इंसिडेंट इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। रटने की जरूरत ही नहीं है, डायग्राम सही हो गया। द एंगल ऑफ इंसिडेंट इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो बिल्कुल इजी है। दूसरा, तो आप इसको लैंग्वेज में लिख देना, मेरे पास जगह कम है। दूसरा, तो मैं एक बार रिपीट कर देता हूं, द एंगल ऑफ इंसिडेंट इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये इसको लैंग्वेज में लिख देना और ये लिख देना। दूसरा, इंसिडेंट रे, ये नॉर्मल और ये रिफ्लेक्टेड रे, सारे के सारे एक ही प्लेन में, एक ही पॉइंट पे मिलते हैं। तो इसी को यही है, द इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाइन ऑन द सेम प्लेन। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, आप लिख लेना। द इंसिडेंट रे, टाइम ज़्यादा हो रहा है, मैं लंबी वीडियो नहीं बनाना चाहता, क्योंकि आजकल मुझे पता है बच्चे भी काट काट के देखते हैं, लंबी में बोर हो जाते हैं। छोटी छोटी वीडियो बनाएंगे और एक के ही 3-4 में चले जाएंगे। मेन जो इसमें हमारा फोकस रहेगा इमेजेस पे और न्यूमेरिकल पे, छोटी मोटी चीज़ तो अपने आप हो जाएंगी, उसकी एप्लीकेशन वगैरह। तो सेकंड मैंने क्या कहा, इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाइन ऑन द सेम प्लेन। आई एम रिपीटिंग माय वर्ड्स अगेन, इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाइन ऑन द सेम प्लेन। बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि ये टॉपिक समझ आ गए होंगे। लाइट चैप्टर 12th में भी है, फिजिक्स में और 10th में भी है। कोई भी सिलेबस ले लो आप, CBSE का मैं पढ़ा रहा हूँ, किसी भी सिलेबस में ले लो, चीज़ वही है, आगे पीछे हो जाती है। मैं आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करता चला जाऊँगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको पूरा समझ आ गया होगा। अगर समझ आ गया हो तो इसका नेक्स्ट पार्ट मैं 1-2 दिन में डाल दूंगा, और अच्छा लगे तो कम से कम बेटे, मुझे कुछ नहीं चाहिए, जो रिमोट एरियाज में बच्चे हैं या सिटीज़ में भी हैं जिनको समझ नहीं आता, अगर वो कुछ भी मेरी वजह से कर लेते हैं, पढ़ने में जिनका मन है, तो मुझे खुशी होगी। अगर समझ ना आए तो आप कमेंट में डाल सकते हैं। देखो बेटे, मैं हर चीज़ का तो रिप्लाई नहीं दे सकता, पर अपनी तरफ से कोशिश करूंगा कि आपके टॉपिक बिल्कुल पूरी तरह क्लियर कर दूं। हैव ए नाइस डे।